आप किसी कोई डॉन के पीछे या किसी के पीछे? देखिए, डॉन के पीछे तो नहीं, पर आतंकवादियों के पीछे मैं बराबर पड़ा रहा और उसका नतीजा ये रहा कि आतंकवादी मेरे पीछे पड़ गए। एक घटना बताऊंगा संक्षेप में ही। मैं नागालैंड में था और उन दिनों नागा विद्रोही पहले तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजते थे वहाँ से ट्रेनिंग और हथियार लेने के लिए। बाद में जब 71 में वो आज़ाद हो गया और बांग्लादेश बन गया तो फिर उन्होंने चीन भेजना शुरू किया। और मुझे याद है करीब एक गैंग गया था करीब 350 नागा विद्रोहियों का, यूनान प्रोविंस चाइना। और ये लोग वहाँ करीब साल भर रहे और ट्रेनिंग करके हथियार लेके बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर ये आए। आने में इतनी होशियारी की कि नागालैंड में एकदम पूरी फौज नहीं घुसी, कहीं से 5 आदमी घुसा दिए, कहीं से 8, कहीं से 10, इसलिए फौज और आसाम राइफल्स वगैरह इनको बॉर्डर पर नहीं इंटरसेप्ट कर पाए। पर नागालैंड में घुसने के बाद ये एक जगह हाइड आउट में अपने चले गए। अच्छा, सबको मालूम था कि नागा विद्रोही आ गए हैं और ये कहीं कैंप कर रहे हैं, पर कहाँ कैंप कर रहे हैं किसी को पता नहीं। अब भारत सरकार भी परेशान। तो वहाँ GOC 8 माउंटेन डिवीजन कोहिमा के पास होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रकाश, आई वॉन्ट इंटेलिजेंस अबाउट दैट। तो फिर मैंने अपने सोर्सेस को लगाया। 1 महीने में सारी जानकारी मुझको मिल गई कहाँ हैं। और फिर मैंने अपने सोर्स के द्वारा गाइड्स भी ले लिए। फिर जनरल रॉली थे उस समय 8 माउंटेन डिवीजन, तो उन्होंने जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, मैंने कहा सर गाइड्स भी मैं दूंगा। तो उन्होंने पूरी एक ब्रिगेड डिप्लॉय किया। तो उन्होंने कहा इसको तो मैं अटैक करूंगा। अटैक किया उन्होंने और उस अटैक में चाइनीज़ हथियार पहली बार हमको मिले और चाइनीज़ लिटरेचर मिला। चाइनीज़ लिटरेचर मतलब चाइना में जो इन्होंने सीखा है वो सिखलाई इन्होंने, सब जो डायरीज में नोटेड थी चाइना में हमें क्या सिखलाई गया है वगैरह वगैरह, वो डायरीज मिली। और 22 नागा विद्रोहियों को भी पकड़ लिया गया। और इस घटना के बाद नागा विद्रोहियों को ये बात बड़ी खटकी कि हमारा सीक्रेट कैंप कैसे आउट हो गया, यहाँ पे फौज कैसे हमारे पास तक पहुँच गई और हमको अटैक किया। अब उन्होंने भी, उनके भी सूत्र होते हैं, उन्होंने सब पता करना शुरू किया। मालूम किया कि सब प्रकाश सिंह इसके सूत्रधार हैं। तो उन्होंने कहा अब इस आदमी को छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने उन दिनों नागा विद्रोहियों का एक संगठन था, उसको कहते थे नागा फेडरल गवर्नमेंट। नागा फेडरल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने एक आहजा निकाला। आहजा माने एक आदेश। उन्होंने निकाला कि ये प्रकाश सिंह ने यहाँ इस कैंप पे हमारे पे अटैक करा था, अब ही हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा था कि उनके ये ऑर्डर इशू करने के 1 हफ्ते के अंदर हमको उसकी कॉपी मिल गई। फिर मैंने भारत सरकार को तुरंत मैसेज भेजी कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये आपकी सूचनार्थ है। भारत सरकार में लोग परेशान हो गए। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा तुम पहली फ्लाइट लेके दिल्ली आओ। तो दिल्ली में गया, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने इसी तरह बैठा हुआ था। उन्होंने कहा प्रकाश, इन परिस्थितियों में तुम नागालैंड वापस मत जाओ, मैं तुम्हें पोस्टिंग दे रहा हूँ, कल यहीं ज्वाइन कर लो IB हेडक्वार्टर्स में। मुझे करीब 3.5 साल हो गए थे। मैंने कहा सब मेरा टर्म खत्म होने वाला है। मुझे ये लगा कि मैं चलाऊंगा तो ऐसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मुझे बराबर ये बात खटकेगी कि प्रकाश तुम डर गए थे और इसलिए तुमने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये फीलिंग मेरे लिए असह्य थी। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपना टर्म पूरा करके आऊंगा, जो खतरा होगा देखा जाएगा, ईश्वर की इच्छा है। वापस जाके मैं 4 महीने और रहा और इट वॉज अ कैट एंड माउस गेम। They were chasing me, I was dodging them. Every day I moved to a different location. Nobody knew my location except my boss. I was using separate code words for every day. मैं रोज दफ्तर जाता था या कहीं भी था, जहाँ भी रहता था, तो ये सोचता था कि भाई आज का दिन सही सलामत गुजरेगा कि नहीं। वो मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक पीरियड था मेरे जीवन का। और मैंने पत्नी को नहीं बताया था, बच्चों को बताने का सवाल ही नहीं, वो छोटे छोटे थे। तो वो एक ऐसा अनुभव था जो मतलब 3-4 महीने तक मेरे ऊपर दिमाग पे इतना प्रेशर था कि मैं बता नहीं सकता। किसी के दिमाग पर भी सर ये तो बहुत ही खतरनाक है कि आपका डेथ वारंट निकला हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसे पढ़ रहे हैं किस तरह से। आपकी वाइफ पीछे बैठी है जी। मैडम, आप पे क्या गुजरती थी जब ऐसा सब कुछ हुआ? हमारे हस्बैंड ने तो बताया नहीं था मुझे, लेकिन रोज कहीं जाते थे तो इनके गाड़ी के नंबर बदल जाते थे और ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे लगता था कि किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ खतरनाक जगह है। तो मुझे थोड़ा सा तो आभास था कि इनके ऊपर ऐसा बीत रहा है, लेकिन मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये सब जो कुछ होना है वो तो भगवान के दया से होता है। तो हम भगवान पर मेरा बहुत विश्वास है, इसलिए अगर भगवान ऐसा चाहेंगे तो जरूर होगा, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं।
बिल्कुल सही है। आप देश के लिए काम कर रहे हैं सर जी। और हम लोग आज यहाँ सब सुरक्षित इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने देश के लिए काम किया है।